अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी में आपके साथ मोहम्मद अजमल जामी। आज इस साल का आखिरी दिन है, आखिरी शाम है जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आने वाला साल आप सब के लिए, मेरे मुल्क के लिए, वतन अजीज़ के लिए कुछ खुशखबरियाँ लाए, तो खैर की खबर लेके आए, आसानी का साल हो, बेहतरी का साल हो। हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आज मैंने तय किया कि रिवायती सियासी मौज़ूआत से हट के कुछ बाकी मौज़ूआत पे तवज्जो आपकी मबज़ूल करवाई जाए। कुछ मौज़ूआत अच्छे हैं, कुछ मौज़ूआत दिलखराश हैं और कुछ मौज़ूआत ऐसे हैं जो आने वाले से जुड़े हुए हैं कि वो लोग सितारा नवीस जो साल की प्रेडिक्शन करते हैं कि सितारे कैसे हैं और क्या होने वाला है सियासी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर, अवामी तौर पर, वो भी प्रोग्राम का हिस्सा होगा। लेकिन आज सबसे जो अहम और काबिल गौर पेशरफ्त थी वो ढाका में हमें देखने को मिली। बेगम खालिदा ज़िया 1991-96 तक प्राइम मिनिस्टर रहीं, फिर 2001 से 2006 तक रहीं। 79 बरस की उम्र में इंतकाल उनका हुआ और ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बाद दूसरी मुसलमान खातून वज़ीर आज़म थी। इनकी एक अपनी लेगेसी है और एक बहुत बड़ा जनाजा उनका आज हुआ ढाका में पार्लियामान के सामने। लाखों अफराद वहाँ उमड़ आए। इनके साहबजादे तैमूर रहमान वो भी कुछ दिन पहले वापस आए थे और ये लग रहा है कि वो मुस्तकबिल में बांग्लादेश के ज़िम्मेदार या वज़ीर आज़म हो सकते हैं। तो इस जनाजे में शिरकत के लिए अयाज सादिक साहब पाकिस्तानी वफ़द पहुँचा था, स्पीकर पाकिस्तान की कौमी असम्बली के। वहाँ जो इंडियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं जयशंकर, वो भी मौजूद थे। ये जो मुलाकात और तस्वीरें आपने देखी अयाज सादिक साहब और जयशंकर के बीच, ये असल में खालिदा ज़िया साहिबा की जो ढाका में रिहाइश का है वहाँ ये मुलाकात हुई। उससे पहले स्पीकर अयाज सादिक की और जो खालिदा ज़िया के साहबजादे उनकी और उनके अहले खाना की मुलाकात हुई, ताज़ियत की गई ऑफिशियली। और फिर वहीं बैठे बैठे जब जयशंकर आए तो वो खुद चल कर आए, क्योंकि दो तस्वीर मैंने आपको दिखाता हूँ जहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो स्टेपिंग टूवर्ड्स अयाज सादिक हम देख सकते हैं जयशंकर की। तो ये बड़ा ब्रेक थ्रू है। हालांकि जो मैंने बाद में बांग्लादेशी मीडिया को भी देखा कि जो डॉक्टर यूनुस या उनकी काबीना के लोग हैं उनसे मुलाकात नहीं हुई जयशंकर की अभी तक। ये सिर्फ चूँकि आपको ये जहन में होना चाहिए कि हसीना वाजिद लेड जो रजीम थी वो फुली सपोर्टेड बाय इंडिया थी। खालिदा ज़िया साहिबा अनलाइक हसीना वाजिद, उनका चाइना और पाकिस्तान की तरफ रुझान ज़्यादा था। यही वजह कि उन्होंने फिर सफ़र भी किया, हसीना वाजिद की रजीम में मुसलसल सफ़र किया। अब वहाँ पे जो तब्दीली आई नौजवानों के ज़रिए और नया जो सियासी मंजरनामा बन रहा है, वहाँ इंडिया को गुंजाइश नहीं मिल रही। तो ये कोशिश की जयशंकर ने वहाँ आने की, लेकिन वहाँ मुसाफिया सबसे ज़्यादा काबिल गौर अमल बन चुका है। उस पर मैं बात करूँगा और कराची भी ले चलूँगा। एक दफ़ा फिर एक गटर का ढकना गायब हुआ, एक बच्चा वहाँ गिर गया, वो अगला मौजू है मेरे प्रोग्राम का। लेकिन इस सूरत हाल पर जो बांग्लादेश वाली है बात करने के लिए आज मैंने जहमत दी है। दो इंतहाई सीजन्ड हमारे डिप्लोमेट्स रहे हैं सिफारतकारी की दुनिया में, इन्होंने दिहाइयाँ पाकिस्तान को दे रखी हैं, जनाब जौहर सलीम साहब और जनाब मंसूर अहमद खान साहब। आप दोनों को जानते हैं, क्या मैं उनको इंट्रोडक्शन पेश करूँ आपकी खिदमत में। आप दोनों का बहुत शुक्रिया सर। मैंने देखा कि आदित्य राज कौल हूँ या दीगर हूँ, ये सब ट्वीट्स कर रहे थे कि जी ये मुलाकात हुई, लेकिन नीचे जो इंडियन मीडिया है या मोदी ड्रिवन जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो बड़ी क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि क्यों मिले हैं जयशंकर, क्यों उन्होंने हाथ मिलाया स्पीकर अयाज सादिक। क्योंकि पूरी दुनिया ये कह रही है अब इस तस्वीर के बाद कि क्रिकेट के मैदान में तो आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा कर नहीं सकते, यहाँ आपने हाथ मिला लिया। हमारे लिए अच्छी बात है, पाकिस्तानियों की बड़ी मेजॉरिटी जो है उसे खुशाइंद करार दे रही थी। तो जौहर साहब अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये हाउ सिग्निफिकेंट इट इज़ नोइंग के जी मई में जो कुछ हुआ और उसके बाद क्रिकेट के फील्ड्स में जिस तरह से इनका रद्द-ए-अमल हमें देखने को मिला, अब आप इसे बीइंग अ डिप्लोमेट कैसे रीड करेंगे सर? जी बिल्कुल, ये एक बाज़ाब्ता मुलाकात तो नहीं थी, जाहिर है एक ऐसे ओकेजन पे, बल्कि एक सैड ओकेजन पे हुई। लेकिन एक खुशगवार ताज्जुब है कि जयशंकर जो इससे पहले बहुत ज़्यादा एक वो हमेशा ही हुब्रिस का शिकार रहे हैं। कुछ उनके जो अंदाज में और उनके जो है ना उनके अल्फाज में भी हमेशा वो ह्यूब्रिस झलकता है। और कई बार ऐसा हुआ जब वो तकरीरों में अपनी वो बाकी जो इस खत्ते के ममालिक का जिक्र किया उन्होंने, तो इस तरह किया जिस तरह शायद वो इंक्लाइन स्टेट्स हैं। लेकिन मेरा ख्याल इंडिया को जो रिवर्सेस हुई हैं पिछले एक साल में, तो आई होप कि उससे जयशंकर जो पहले फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे हैं, अभी फॉरेन मिनिस्टर हैं काफ़ी सालों से, और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो उनकी खासी हद तक वही चलाते हैं, उसके आर्किटेक्ट जो अभी की फॉरेन पॉलिसी है वही है ज़्यादा, उनके साथ मिलकर, अजित डोवाल के साथ मिलकर। तो वो अब उनके अंदाज में जो ये तब्दीली है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ का मज़हर होगी कि ये कि उनको थोड़ी सी ये समझ आई है कि जो जिस तरह हिंदुस्तान बिहेव करता है रिस्पॉन्सिबली
और जिस तरह के गरूर के साथ, तो वो उससे खुद उनके मफादात को खासा नुकसान पहुंचा है और उनके इमेज को काफी नुकसान पहुंचा है। और जो रिवर्सल्स उनके मिले हैं, आई होप कि उससे थोड़ी सैनिटी प्रिवेल हुई है वहां पे। तो हम तो उम्मीद कर सकते हैं कि ये चीज जो है ट्रांसलेट करे उनके उस रवैये में भी, जो सफारती महाज पे है, जहाँ पे उन्होंने पहले एग्री किया था कि पाकिस्तान के साथ एक डायलॉग करेंगे। जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंटरसीड किया था जो है मे कॉन्फ्लिक्ट में, और जो बहुत ही ज्यादा एक बिफिटिंग रिस्पांस उनको पाकिस्तान से मिला था जारहियत के बाद। तो लेकिन उसके बाद वो बाद में उससे रिगल आउट कर गए, वो उस मुज़ाकरात की मेज पे आई नहीं। तो अब ये पहली बार हुआ है काफी अरसे के बाद। और आपने सही कहा कि उनकी हालत तो ये थी कि इवन क्रिकेट के मैदान में वो जो है मुसाफा तक नहीं करने के रवादार थे। एक बिल्कुल ही हॉस्टाइल जो रवैया, बल्कि इतना हॉस्टाइल के जो होता नहीं है, जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के, जो बल्कि अखलाकियात के भी खिलाफ है, वो अपनाया हुआ था। तो अभी कम से कम चलें, ये जो है ना कम से कम वो उस अखलाकियात के ज़िम्रे में वापस आए हैं, एक जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं उसके ज़िम्रे में वापस आए हैं। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि यही अंदाज उनकी बाकी डिप्लोमेसी में भी थोड़ा सा ट्रांसलेट हो। बिल्कुल ठीक है मंसूर साहब, देखिए ना, ये बिल्कुल ठीक कह रहे थे जौहर साहब भी कि एशिया कप की ट्रॉफी लेनी थी मोहसिन नकवी साहब से, क्योंकि मोहसिन साहब पाकिस्तान के, उनसे ट्रॉफी लेनी। पाकिस्तानी खिलाड़ी मैदान में उतरे, उनसे हाथ नहीं मिलाना, एक नहीं दो नहीं कई इवेंट्स ऐसे क्रिकेट के मैदानों में हो गए, हाथ नहीं मिलाया, लेकिन आज ये हाथ उन्होंने मिलाया। लेकिन मैं बांग्लादेश स्पेसिफिक बात करना चाहूँगा कि जिस तरह से इससे पहले हमारे मौलाना फजल रहमान और दीगर मजहबी लोग भी गए, हमारी मिलिट्री के कई जिम्मेदार वहाँ गए, तो जो ओवरवेलमिंग वहाँ पे एंटिसिपेशन और पाकिस्तानियों के साथ ताल्लुकात का एक अहिया नए सिरे से हो रहा है। हालांकि आज से 10-15 साल तक जो सूरत हाल थी, हम वहाँ पे इंडिया के बरक्स किसी और मंजरनामे में बैठे थे। तो ये जो बांग्लादेश पाकिस्तान की उभरते ताल्लुकात और बीच में ये एजाज सादिक साहब और मुसाफा होना, और फिर मैंने अर्ज़ किया कि जयशंकर से डॉक्टर यूनुस उनकी काबीना नहीं मिली, क्या आप इसे रीड करते हैं, कैसे देखते हैं इस सूरत हाल को? जी, मेरा ख्याल है सबसे पहले तो इस पॉइंट पर मेरा ख्याल है इंडिया ने इस साल 2025 में अपने आप को कंप्लीटली बॉक्स इन कर लिया है। चाहे वो मई 2025 का पाकिस्तान के साथ मिलिट्री एपिसोड हो, या उसके बाद जो डिप्लोमेटिक मिशंस गए पाकिस्तान और इंडिया से दुनिया को, उसमें जयशंकर साहब हो या शशि थरूर साहब हो, उनकी जो परफॉर्मेंस रही उन डेलीगेशंस की, बहुत ही मैं गैर मुनासिब लफ्ज़ है लेकिन बहुत ही पैथेटिक परफॉर्मेंस रही। और इसके बाद फिर अभी जो रीजनल डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, चाहे वो अमेरिका के साथ ताल्लुकात हों या एंगेजमेंट हो या रीजन के अंदर हो, इंडिया ने अपने आप को काफ़ी हद तक बॉक्स इन कर लिया है। और यही सिचुएशन अगर आप बांग्लादेश की सिचुएशन पे इसको अप्लाई करें, जो आप बांग्लादेश के अंदर इंडिया ने पाकिस्तान मुखालिफ स्पेस क्रिएट करने पे अपनी इन्वेस्टमेंट की, कोई 2 दहाइयों में, गुज़िश्ता 2 दहाइयों में हसीना वाजिद के थ्रू, उनकी जो पपेट गवर्नमेंट के थ्रू, वो जिस तरह से बैकफायर किया है, उसमें अब उसके असरात बहुत क्लियरली नजर आ रहे हैं। और खालिदा ज़िया साहबा जो हैं वो इंतकाल फरमा चुकी हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए। लेकिन उसके बाद जो आगे पॉलिटिक्स चलती हुई नजर आ रही है उसमें, और अभी भी जो इस इलेक्शन के तनाजुर में जो अभी जो उस्मान हादी के ऊपर हमला हुआ और फिर उनको कत्ल किया गया, वो उनकी असैसिनेशन की गई, उससे भी बांग्लादेश के अंदर इंडिया मुखालिफ जज्बात मजीद बढ़े हैं। तो मंसूर साहब ये बड़ी अहम बात आपने की। उस्मान हादी का जिस तरह से वहाँ पे उनकी शहादत या कत्ल हुआ, उसमें पब्लिक एट लार्ज ये समझती है कि पीछे भी भारतीय हाथ है, वो जज्बात भी वहां पाए जाते हैं, और वो एक बड़ा एक पिवटेड पॉइंट बन चुका है वो इवेंट जो है। बिल्कुल, देखिए ना, ये चूंकि पहले वहां पे एक जो रेवोल्यूशन आया, जो चेंज तब्दीली आई, उसमें हसीना वाजिद को मुल्क छोड़ना पड़ा, और फिर वो हसीना वाजिद गई भारत, और भारत में उन्होंने पनाह ली। अभी तक वो भारत में मुकीम है, बल्कि दुनिया में बहुत कम ममालिक इस वक्त उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होंगे। तो वहां से वो फिर ये भी खबरें आती रहीं कि वो किस तरह से बांग्लादेश की पॉलिटिक्स को दोबारा से एजिटेट करने की कोशिश कर रही हैं। और इसके बाद जब ये इनके ऊपर असैसिनेशन हुई, और एक और उनके जो नंबर 2 रहनुमा थे, उनके स्टूडेंट रहनुमा, उनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई थी, वो कामयाब नहीं हुई थी। तो ये जो 2 वाकयात हुए, इससे बांग्लादेश के अंदर बहुत ज्यादा इंडिया मुखालिफ
जो हवाएं हैं उन्होंने जोर पकड़ रखा है। और पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूं कि एक ऐसा मौका है कि बांग्लादेश के साथ अपने जो बिरादराना ताल्लुकात हैं इनको उस्तवार करने का, अपने स्ट्रेटेजिक स्पेस को रेस्टोर करने का, अपने इकोनॉमिक रवाबित को उस्तवार करने का एक ऐसा मौका है जो हमें इस वक्त मयसर है। हमें चाहिए कि हम बड़ी कंस्ट्रक्टिवली जो भी हम अपने ताल्लुकात हैं बांग्लादेश में, एक पार्टी से नहीं बल्कि तमाम पार्टियों से उस्तवार रखें, क्योंकि हमने ये देख लिया है कि जब आप किसी एक पार्टी पर या किसी एक फरीक पर बैंक करते हैं किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुकात में, चाहे वो अफगानिस्तान हो चाहे वो बांग्लादेश हो, तो वो देरपा नहीं साबित होते हैं। वहाँ के अवाम से देरीना ताल्लुकात की तरफ जाते हैं, पब्लिक डिप्लोमेसी की तरफ जाते हैं, तो वो ताल्लुकात देरपा साबित होते हैं। तो मेरा ख्याल है इसमें हमारे लिए लेसन भी है कि हमें भी अपने ताल्लुकात में देरपा ताल्लुकात की तरफ जाना चाहिए अपने। ठीक जौहर साहब, और बिल्कुल ठीक। मंसूर साहब मेरे साथ हैं। जौहर साहब, जो आपने आखिरी बात की उसकी सबसे अहम मिसाल तो खुद भारत है ना, जिन्होंने ओवर दी ईयर्स हसीना वाजिद के ऊपर इन्वेस्टमेंट की, उसकी रजीम को सपोर्ट किया। खालिदा जिया से बिल्कुल उनकी डिस्कनेक्ट था, पब्लिक एट लार्ज के सेंटीमेंट के वो अगेंस्ट जा रहे थे। एंड नाउ अब जब जयशंकर गए तो डॉक्टर यूनुस उनकी कैबिनेट उनसे नहीं मिली। जौहर साहब, जो मुझे बांग्लादेश के मीडिया को मैंने देखा, वहाँ पे ये रिपोर्ट हो रहा है ही वॉज ओनली देयर इन द फ्यूनरल, और वहाँ पे उनके घर गए, ताज़ियत की, एंड दैट्स इट। बाकी लोग उनसे नहीं मिले और दौरा ख़त्म करके वापस भी जा चुके हैं। ये कितना अहम है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच ये बेहतर होते ताल्लुकात? और दूसरा सवाल, ये गैर रस्मी मुसाफिया ही सही, लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि बर्फ़ पिघलेगी, कुछ नॉर्मल होंगे हालात पाकिस्तान इंडिया के बारे में नए साल में अब जा रहे हैं तो? जी, जो आपका पहला सवाल है, बिल्कुल देखें, इंडिया ने तो जो है ये नहीं कि हसीना वाजिद सिर्फ एक पार्टी से सिर्फ ताल्लुकात पे इन्वेस्ट किया, बल्कि उन्होंने पूरी कोशिश ये की कि बांग्लादेश को अपनी क्लाइम स्टेट, एक सैटेलाइट या सरोगेट अपना वहां पे बनाए, और उसके लिए बहुत ही एक सिस्टमिक तरीके से ओवर द ईयर्स, बल्कि पिछली कई दहाइयों से ये कोशिश तो कर रहे थे। हसीना वाजिद के टाइम पे तो ये वक्त था कि हम बाहर एम्बेसीज में होते थे तो बांग्लादेश के जो नेशनल डे होता था, हालांकि उनके सफीर पर्सनल लेवल पे तो हमारे साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात होते थे उनके, लेकिन उस पर पूरा एक मवाद जो है पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा का 1971 के हवाले से, और बहुत ही शर्मंगेज प्रोपेगेंडा का वहां पे वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे सारे मुल्कों में दुनिया के। तो वो उस किस्म की वो इंडिया ने एक वहां पे अपना पूरा एक जो है ना स्ट्रॉन्ग होल्ड ऐसा बनाने की कोशिश की थी कि बांग्लादेश पूरा, बल्कि ये कहा जाता था कि उनकी जो है ना कोई भी बड़े फैसले इंडिया की मर्जी के खिलाफ वहां पे होते नहीं थे। अब जब आप इस तरह की कोशिश करेंगे तो जो अवाम है वो तो उन्होंने क्या इंडिपेंडेंस इसलिए ली थी कि वो इंडिया के जेर नगियों आ जाए, इसलिए तो फिर वहां पे हमने उसका रिएक्शन देखा। तो और इसीलिए अभी जो आप देख रहे हैं कि अगर वो जो जयशंकर जो बाकी जो लोगों से नहीं मिले, क्योंकि अभी भी देखें वो क्या कर रहे हैं, इस वक्त भी हसीना वाजिद को उन्होंने अपने पास रखा हुआ है, उनके खिलाफ फैसले हो चुके हैं बांग्लादेश में, लेकिन इंडिया ने इस जमीन में ये कह के कि जी हम तो अभी इस पे गौर कर रहे हैं, तो और वो बिल्कुल क्लियर है, वाज़ेह है कि वो नहीं उनके हवाले करेंगे जो है बांग्लादेश के, वो इंसाफ जो है पूरा नहीं होने देंगे। तो एक तो खैर ये जो है चीज़ है कि इंडिया का जो है वो इसमें रवैया जो है वो किसी तरह भी एक जो है जो नॉर्मल मुल्कों के ताल्लुकात होते हैं बराबरी की सतह पे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे बेस्ड होते हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट पे बेस्ड होते हैं, उस पे नहीं थे। उनका मकसद तो एक स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस था इस रीजन में, एक जो है ना गलबा पाना था, और इसीलिए उनको नाकामियां सिर्फ बांग्लादेश में नहीं हुई, उनको श्रीलंका में भी है, नेपाल भी देख लें, मालदीव्स देख लें, हर जगह पे रिएक्शन हुआ इस चीज का। अब मैं आपके दूसरे जो पहलू की तरफ आता हूँ जिसकी तरफ आपने इशारा किया, देखिए पाकिस्तान के लिए बिल्कुल इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। इससे पहले ये रहा था कि जब खालिदा जिया होती थी इक़्तिदार में तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाते थे, बिल्कुल, और जब ज़ाहिरा हसीना वाजिद होती थी तो वो इंडिया की, अनफॉर्चुनेटली उनकी पार्टी तो इंडिया की गोद में बैठ जाती थी। तो अभी जो है अब आपका आज का बांग्लादेश जो है वहां पे चीजें वहां के अवाम की मर्जी से हो रही हैं। अभी आगे जो इलेक्शन भी हो गई, कतई नजर इसके कि कौन जीता है वो इलेक्शन, बिल्कुल ठीक। अब हमारे ताल्लुकात जो है इस वक्त बांग्लादेश के साथ वो एक कौमी सतह पे हैं। अभी वहां से एक डेलीगेशन आया था हमारे पास, जिसमें कि वहां के बहुत सारे मीडिया ऑब्जर्वर्स थे, थिंक टैंक्स के लोग थे। अब उन सब के मैंने हमने उनको एक अशाया भी दिया, और कोई 15-20 लोग थे, और उनके ख्यालात जो है इस वक्त पाकिस्तान के बारे में जो उनके जज्बात थे वो बहुत ही पॉजिटिव थे, बहुत ही कंस्ट्रक्टिव वो एक रिलेशन चाहते हैं। और ये वो मजहर थे उनके ख्यालात, वो मुख्तलिफ ज़ाहिर है कि अखबारात के थे, मुख्तलिफ जराइद के थे, मुख्तलिफ थिंक टैंक्स के थे। तो उसमें जो हमने देखा
कि बांग्लादेश में अब इस वक्त ये फीलिंग है कि एक तो पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो जाहिर है चाहते हैं पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री उसकी, दूसरा वो चाहते हैं कि कॉपरेशन बहुत सारे एरियाज में बढ़े, जिसके लिए बहुत ज्यादा पोटेंशियल भी है। बिल्कुल हमारी ट्रेड काफी बड़ी है, लेकिन जो एक्चुअल पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है। बांग्लादेश जो है उसकी इकोनॉमी इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी से भी बड़ी हो चुकी है। बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स हमारे से ज्यादा हैं। बांग्लादेश के फील्ड्स में जैसे टेक्सटाइल्स में बहुत प्रोग्रेस है, तो उसमें मौके हैं कि जहां ताल्लुकात उस्तवार हो सकते हैं। बल्कि मैं तो सुन रहा था कि बजरिया चीन बांग्लादेश परवाजें हैं वो भी बन सकती हैं, रूट मिल सकता है पाकिस्तान को। जौहर सलीम साहब आपका और मंसूर अहमद खान साहब आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। बांग्लादेशी अवाम साबित कर रहे हैं कि वो पाकिस्तानियों के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। इस जनाजे में स्पीकर एयाज सादिक की वहाँ मौजूदगी जिस तरह से उनके अहल खाना से मिले, ये इस बात का सबूत है। यहाँ एक ब्रेक में ले रहा हूँ प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद एक बड़ी दिलखराश खबर है। आपको याद है कि हम ऐसे वाक़यात पर नज़र रखते हैं सियासत से हट के भी। कराची में एक दफ़ा फिर एक इंतज़ामी गफलत देखने को मिली है। मैन होल का ढक्कन ना होने की वजह से वही मसला, गटर के ऊपर ढक्कन नहीं है, एक और बच्चा गटर में गिरा है। अब ये वाक़या कैसे पेश आया, अब इंतज़ामिया क्या कहती है और इस मसले का हल क्या है, एक ब्रेक के बाद। लाइव जामी में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। कराची में एक और वाक़या, आपको याद है चंद हफ्ते पहले हमने जिक्र किया नीपा चुरंगी करीब, तो 30 नवंबर का ये वाक़या था। 3 साला इब्राहिम जो एक डिपार्टमेंटल स्टोर से अपने वालिद के साथ बाहर निकलता है, भागता है चंद कदम आगे और खुला मैन होल है, गटर है, वहाँ गिरता है, तो लाश ही नहीं मिलती उसकी। और बड़ा अफसोसनाक वो वाक़या था। सियासतदान हरकत में, इंतज़ामिया हरकत में आई, माफ़ी मांगी गई। लेकिन अभी हम उसी वाक़े को रो रहे थे कि एक और वाक़या पेश आ जाता है। ये कुरंगी मेहरान टाउन सेक्टर 6G वहाँ का वाक़या है। एक और बच्चा, इसका नाम दिलबर बताया जा रहा है, उम्र 8 बरस है। ये भी बताया जा रहा है कि इकलौता बच्चा है। 1 माह पहले गटर सफाई के लिए खोला गया, दोबारा ढक्कन नहीं लगाया गया। ये कराची, ये ब्रह्मा साल जनवरी से लेके अब जबकि हम इस साल को ख़त्म कर रहे हैं, ये 14वां वाक़या रिपोर्ट हुआ है। मजमूई तौर पर कुछ 27 अफराद खुले मैन होल और नालों में गिरने के बायस मौत के मुंह में जा चुके हैं। ये सूरत हाल कराची में ही बार बार क्यों पेश आ रही है? लाहौर में भी एक वाक़या पेश आया था निश्तर कॉलोनी में नवंबर 12, 2025 में, जब निश्तर कॉलोनी में 5 साल की बच्ची मैन होल में गिर के जाँ भाग हुई थी और वहाँ पंजाब सरकार ने इनके खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा किया। ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा हैं, इन्होंने तो एक्स पे ये भी कहा कि ढक्कन चुराने वालों को गोली मार देनी चाहिए, जिसकी वजह से ये बच्चे जाँ भाग होते हैं। लेकिन बार बार ये कराची में ये क्या हो रहा है? कब तक हम अपने बच्चे जो हैं इस तरह से अपने हाथों से देते रहेंगे? कहाँ है इंतज़ामिया, कहाँ है हुकूमत, कहाँ है म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, कहाँ है इदारे? किसके हाथ पे लहू तलाश कर? एक इदारे से पूछा जाए वो दूसरे पे जिम्मेदारी आयद करता है, दूसरा पहले पे, फिर तीसरे पे, फिर माजरतनामे किए जाते हैं। बात करने के लिए आज मैंने ज़हमत दी है सैफुद्दीन साहब को, डिप्टी अमीर इस्लामी कराची के और KMC में अपोजिशन लीडर हैं। और हम, आपको याद है, इस मामले पर जब भी बात करते हैं आलमगीर खान साहब को ज़रूर हम ज़हमत देते हैं, फिक्सिट के बानी हैं, PTA से ताल्लुक़ है उनका। बहुत शुक्रिया आपका सैफुद्दीन साहब। ये एक बार फिर वाक़या पेश आया, मैंने नीपा का वाक़या बताया, अभी मेहरान टाउन सेक्टर 6G का। ये आखिर होता क्या ऐसा कि जी गटर के ढकने को उठा लेता है, या होते ही नहीं है गटर के ढकने, और जिम्मेदार कौन है? हमें ये क्यों नहीं पता चल रहा मीडिया को अभी तक? हम पूछ के थक गए हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तमाशा है कि कराची जैसे बड़े शहर के अंदर गटर का ढकना जो है एक मुअम्मा बन गया है कि गटर का ढकना कोई उठा लेता है, कोई चोरी कर लेता है, कभी टूट जाता है। मतलब ये देखें, सारे के सारे बहानेबाजियां हैं। बात ये है कि किसी मुल्क में कोई निज़ाम होता है, पूरी दुनिया के अंदर कोई ज़ाहिर ढकने मौजूद होते हैं। अफ्रीका के ममालिक में भी आप चले जाएं तो वहां भी गटर के ढकने लगे हुए होंगे, इंडिया के अंदर लगे होते हैं। पूरी दुनिया में ये वाक़यात कहीं नहीं पेश आ रहे होते। पूरी दुनिया में तो कोई जानवर भी अगर किसी गटर में या नाले में गिर जाए तो एक हंगामा बर्पा हो जाता है। यहाँ पर 27वां वाक़या है इस साल का, और ये एक बच्चा और एक फिर दोबारा गिरकर जहाँ भाग हो गया, एक माँ की गोद उजड़ गई, एक घर में कोहराम बर्पा हो गया। लेकिन किसी के कान पे जो ही लोग थी, अभी इसी महीने के शुरू के अंदर या 1 महीना हुआ है, इब्राहिम वाला वाक़या पेश आया था। आप ये देखिए कि उस पर इतनी बेहिसी का मुजाहरा किया गया था। उस पर मेयर साहब हैं, वो अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थे। वाटर बोर्ड अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। BRT दूसरों पर इल्जाम धर रहा था। तो अजीब और गरीब सूरत हाल है। शहर में एक अनारकी की सी कैफियत है। सारे डिपार्टमेंट्स पर कब्जा करने की हविस है। पीपल्स पार्टी ने कब्जा कर लिया है, मेयरशिप पर कब्जा कर लिया। 17 साल से इनकी हुकूमत है, हजारों अरब रुपया इनके पास आ चुका है। आज तक अगर कराची में गटर के ढकने भी ये ना लगा पाए, ये कराची को और क्या देंगे? अगर ये आज
कर आज तक जो है बच्चों की जानें नहीं बचा सकते गटरों में गिरने से, नालों में गिरने से। तो देखिए बहुत ही एक संजीदा सूरत हाल है मेरे नजदीक। अब ये मामला जो हैं गटर में गिरने वाले, ये कोई इस तरह के वाकयात नहीं है कि इसको नजरअंदाज कर दिया जाए और इसको किसी एक दूसरे डिपार्टमेंट पर डाल के खत्म कर दिया जाए। मेरे नजदीक हमें जो है इस मामले में संजीदगी से गौर करना पड़ेगा। कराची के शहरियों को सोचना पड़ेगा कि उनके बच्चे कब तक इस तरीके से मरते रहेंगे और गिरते रहेंगे। बिल्कुल ठीक, इसलिए कि बिल्कुल ठीक। मेयर साहब हैं बैठे हुए, आप देखिए कि जब सहाफी उनसे सवाल करते जी। हैं तो वो मस्खरापन शुरू कर देते हैं, वो टॉन्टिंग शुरू कर देते हैं, किसी और जमात को इन्वॉल्व करना शुरू कर देते हैं। कल उन्होंने फिक्सिट के ऊपर जो है तबर्रेबाजी की। मैं उसी पे देखिए, बात करने उनके लगा। पास वाटर बोर्ड है, वाटर बोर्ड के वो चेयरमैन हैं, वो केएमसी के मेयर हैं, सारे इख्तियारात उनके पास हैं, सिंध हुकूमत उनकी है। मतलब उसके बावजूद ये बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रही, ये बिल्कुल समझ नहीं आ रही। आपने फिक्सिट का जिक्र किया, सैफ भाई आप मेरे साथ रहे ना, आपने जिक्र किया तो आलमगीर खान साहब, आलमगीर साहब पिछले नीपा वाले वाक़े पे मैं आपसे बात कर रहा था, अब ये भी सैफ साहब ने तवज्जो दिलाई। तो अगर हुकूमत नहीं कोई ऐसा काम पूरा करे और आप जैसे कोई लोग उठते हैं और इस मुहिम को आगे चलाते हैं तो फिर एतराज़ काहे का है। और मैं लास्ट टाइम आपको याद होगा मैंने पूछा था कि क्या आप तायुन कर सके कि हु एग्जैक्टली इज रिस्पॉन्सिबल। देखिए एक चीज तो ये तय करना कि मुर्तजा वहाब साहब से सवाल इसलिए होता, तनकीद इसलिए होती कि उनको शौक है इदारों पर काबिज होने का। जमात इस्लामी हो, तहरीक इंसाफ हो, एमके हो, जितनी भी ऑपोजिशन की जमातें हैं वो यही पहले दिन से एहतजाज कर रही कि इदारों को डिवॉल्व करें, यानी नीचे टाउन से लेके यूनियन काउंसिल की सतह तक कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को लेके जाए। वो काबिज रहते क्योंकि वहां से पैसा बनाना, वहां से पैसा अपने आकाओं को पहुंचाना, और वाटर बोर्ड इसीलिए ये जितने भी चाहे सीवरेज के मामला है चाहे पानी के मामला है वो मुर्तजा वहाब से इसलिए सवाल होता है, वो चेयरमैन बने हुए हैं पूरे कराची के वाटर बोर्ड के। तो एक तो चीज ये, और इसीलिए वो ढक्कन प्रोवाइड करना या सीवरेज का या नालों का निजाम की बेहतरी करना वो उनके जिम्मे है। दूसरी चीज ये कि अगर कोई शख्स या अपने आप से खुद से काम करना चाहता, कोई गैर सियासी जमाती सही काम करना चाहती, हम अपनी इस्तिताअत में कहीं ना कहीं ढक्कन वगैरह लगा रहे होते तो उसमें भी रुकावटें पैदा करते और आगे से फिर कहते कि ये सियासत की जा रही है। ओ भाई, आपसे सवाल करना क्या सियासत है? अगर आपसे कोई सवाल नहीं, आलमगीर साहब एक सेकंड ठहरिएगा, आप कह रहे हैं कि एक मिनट ठहरिए ना, एक चीज वाजे कर दें आलमगीर साहब, एक चीज वाजे कर दें मुझे कि आप अगर खुद से लगा रहे हैं या फिक्सिट नामी आप यानी उसके प्लेटफॉर्म के नीचे आपने ये काम शुरू किया, तो क्या वाजे करें कि ये गैर सियासी काम है? और दूसरा, जब आप ऐसा कोई एफर्ट करते हैं तो मसाइल क्या होते हैं, क्यों आपको रोका जाता है? देखिए, इनको तकलीफ ये है कि इनसे होता नहीं, इनका इंटरेस्ट नहीं, प्रायोरिटी नहीं, और अगर कोई और करता तो इससे इनकी कारकर्दगी एक्सपोज हो जाती। और इनको ये समझ नहीं है कि इस वक्त कराची में हर काम ही या तो प्राइवेट सेक्टर के हवाले या एनजीओ के हवाले, चाहे वो तालीम देना हो, चाहे सेहत देना हो, चाहे सड़कों की रिपेयरिंग करना हो, चाहे वो गटर के ढक्कन लगाना हो, हर काम में जो है वो एनजीओ है या प्राइवेट सेक्टर है। रेस्क्यू 112 से लेके एम्बुलेंस सर्विस तक एनजीओ दे रही हैं शहर में, इनका तो कोई निजाम ही नहीं है। रही बात मैं फिर से कहूं, ये जो इनका रवैया है कि आगे से कहते हैं कि सियासत की जा रही, भाई आपसे सवाल करना कोई सियासत है? आप दलील के साथ ये बता दें कि जो बात की जा रही वो सच है या झूठ है। अगर तो सच है, इस शहर में गटर के ढक्कन ना होने का मसला है और अमवात हो रही, तो आप उसके लिए हल पेश करें, और आपको हल भी दिया जा रहा। इस शहर में आप कह रहे कि सीमेंट सरिये का ढक्कन चोरी हो जाता, मंशात फरोश उससे सरिया निकाल लेते, तो भाई फाइबर के ढक्कन, प्लास्टिक फाइबर से ढक्कन बनाए आप। आपके पास सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इदारा है जो कचरा कलेक्ट करता है, उससे प्लास्टिक वेस्ट से आप रिसाइकलिंग करें, लगाए। दुनिया भर में कचरे से बिजली प्रोड्यूस हो रही, आप अभी तक, और ये याद रखें, बिल्कुल ठीक, मेरे साथ रहिएगा ना 2.5 साल आलमगीर साहब, मेरे साथ रहे। सैफ साहब ये यूसी चेयरमैनों को भी कुछ पैसे दिए गए थे, लाख या 1.5 लाख मद में उन्हें दिया गया था, उसका क्या बना? वो यहाँ इन्वेस्ट नहीं होता? और क्या ये जो आलमगीर सजेशन दे रहे हैं कि जी अगर वो सरिये और सीमेंट का ढक्कन ना चोरी हो जाता है, प्लास्टिक वाला भी तो चोरी हो जाएगा ना, प्लास्टिक भी तो बिक जाएगी, तो इसका हल है क्या फिर? ये तो देखिए, ये तो बड़े लेम एक्सक्यूजेज हैं कि कोई ढक्कना चोरी करके ले जाता है। अरे भाई, अगर ढक्कना चोरी करता है तो हुकूमत किसकी है? मतलब हुकूमत किस चीज का नाम है? पुलिस किस चीज का नाम है? तो अगर कोई ढक्कने चोरी करके ले जा रहा है, कोई पार्कों के ग्रिल चोरी करके ले जा रहा है,
मतलब गवर्नमेंट अगर मंशियात फरोशों को नहीं पकड़ सकती, गवर्नमेंट गटर के ढकने चोरी करने वालों को नहीं पकड़ सकती, गवर्नमेंट टैंकर वालों को नहीं पकड़ सकती जो मोटरसाइकिल वालों को कुचल रहे हैं, गवर्नमेंट अगर उन लोगों को नहीं पकड़ सकती जो मोबाइल छीनते हुए गोलियां मार रहे हैं, तो गवर्नमेंट कहाँ है? मतलब फिर लोग इस गवर्नमेंट को क्यों बर्दाश्त करें? इस गवर्नमेंट को हटाने की बात क्यों ना करें? जो गवर्नमेंट ना लोगों की जान और माल की हिफाजत कर सकती है, ना करप्शन खत्म कर सकती है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस पूरे मामले के अंदर ये जो एक बहाना तराशा जाता है ना कि मंशियात फरोश ढकना चोरी करके ले गए, ये एक बहाना है, क्योंकि मंशियात फरोश बेशक ढकना चोरी करते होंगे, लेकिन वाटर बोर्ड का पूरा डिपार्टमेंट कहाँ है? और ये तो खुद बात आ रही है कि जो ये गटर जहां पर बच्चा गिरा, ये तो बहुत दिन से गटर खुला हुआ था। इसी तरीके से जो बच्चा इब्राहिम गिरा, उसमें तो कोई गटर का ढकना चोरी होने की बात नहीं थी, वो तो नाला था और वो नाला खुला हुआ था, उसका होल जो है मेन होल उसका खुला हुआ था। तो ये सारी की सारी फजूल की बातें हैं। देखिए, अगर इनसे गटर के ढकने लग रहे, इनसे सड़कें नहीं बन रही, ये पानी प्रोवाइड नहीं कर सकते, ये हब नहर बनाते हैं वो 3 दिन के अंदर टूट जाती है, ये K4 कंप्लीट नहीं कर सकते, ये कराची में मास ट्रांजिट सिस्टम नहीं चला सकते, ये मतलब कराची में ये यानी देखिए बड़ी सादा सी बात है, सादा सी बात है सैफ साहब और आलमगीर खान साहब, बड़ी सादा सी बात है कि अगर आप हुक्मरान हैं, हक़ हुक्मरान बताते हैं, गवर्नेंस की तारीफ करते हैं, तो उसका फिर सबूत डिलीवरी में देना होगा। क्या गवर्नेंस डिलीवर हो रही है? क्या वजह है कि 30 नवंबर को नीपा में जो वाक़या पेश आया, उसके बाद आज जबकि इस साल का हम इख्तिताम कर रहे हैं, उससे 2 दिन पहले एक और वाक़या पेश आ जाता है? क्या वजह है कि ये 14वां वाक़या है इस पूरे साल में? क्या वजह है कि अब तक 27 अफराद इसकी भेंट चढ़ चुके हैं? इसका जवाब तो हमें ढूंढना होगा। अपोजिशन रहनुमा थे, फिक्सिट वाले थे आलमगीर खान साहब, जो कह रहे हैं कि हम जब अपने तय काम करते हैं तो हमें रोका जाता है, कहा जाता है कि सियासी इसकी नौयत है, या तो इन्हें काम करने दें या फिर ख़ुद अपने आप को डिलीवर करने के काबिल बनाए, वरना ये सवाल उठते रहेंगे। सवाल उठाना हमारा फ़र्ज़ है। बहुत शुक्रिया आप दोनों के कीमती वक्त का। यहाँ एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब मैं वापस आ रहा हूँ तो वो मौजूद जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था, क्योंकि साल जब भी ख़त्म होता है तो हम रुख करते हैं उन लोगों की जानिब, एक्सपर्ट्स की जानिब, जो ये पेशन गोइयाँ कर सकते हैं कि भाई अगला साल कैसा रहेगा। अगर जानना है मेरे साथ रहिएगा। एक बार फिर से लाइव जाम में आपको खुशामदीद कहते हैं। कल भी हमने जिक्र किया था कि आने वाला साल कैसा होगा। 2 माहिरीन को हमने दावत दी, ज़हमत दी, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। आज भी हमने 2 इंतहाई जाने माने जो एक्सपर्ट्स हैं उनको ज़हमत दी। दोनों मेरे बड़े पसंदीदा हैं। मोहतरमा सामिया खान साहिबा में ज्वाइन करेंगी और मोहतरमा समराना शाह साहिबा। समराना बेसिकली एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बाकायदा इस इल्म को, इस फील्ड को पढ़ा, उसकी डिग्री ली और मुख्तलिफ ममालिक में इसको स्टडी किया और फिर उसकी बेस पे ये प्रेडिक्ट करती हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ गोना हैपन। लेकिन ज़ाहिर बात है थॉट्स को कनेक्ट करके एक तस्वीर बनाने की कोशिश करती हैं। समराना मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं। बहुत शुक्रिया समराना शाह साहब आपका, आपने हमें वक्त दिया। सामिया खान भी कुछ अरसे में हमें ज्वाइन करने जा रही हैं। जैसे ही साल ख़त्म होता है ना तो एक ह्यूमन नेचर है कि अच्छा अगला साल कैसा होगा, बड़े बुनियादी सवाल होते हैं और फिर अपनी पसंद नापसंद के सियासी गैर सियासी सवाल लोग उठाते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 2025 के बाद जब हम 2026 में जा रहे हैं तो पॉलिटिकली ये साल क्या स्टेबिलिटी का साल है या इसमें जो 2025 में वही होना है? समराना जी, अगर 2025 का हम कंपैरिजन करें तो आप देखेंगे कि 2026 ये बेसिकली क्या है, सन का ईयर। लास्ट ईयर जो था मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक वो था मार्स का ईयर, मंगल का ईयर। तो सन का ईयर जब भी आता है बहुत सारी एनर्जीज और ट्रांसफॉर्मेशन अपने साथ लेके आता है, बहुत सारे चेंजेस लेके आता है। अगर सियासी सूरत हाल आप पाकिस्तान की मुझसे पूछेंगे तो मुझे स्टेबिलिटी नहीं दिखती। अच्छा जी बिल्कुल, क्योंकि जो प्लैनेट पोजीशन है वो यहाँ पे ख़ास तौर पे पंजाब का मैंने स्पेसिफिकली नाम लिया है, तो यहाँ पे जो है वो स्टेबिलिटी नहीं दिखती। पाकिस्तान की सियासत में मेजर चेंजेस होने के जो है मौके रहेंगे और जो है बहुत मेजर चेंजेस भी आपको दिखेंगे यहाँ पे, जिसे कहते हैं कि मे बी जो इत्तेहाद अब तक कायम है वो टूटने का जो खदशा है वो काफ़ी सारा बना रहेगा। तो अगर इत्तेहाद टूटने का खदशा बना रहेगा तो फिर इसका मतलब है अपोजिशन पार्टी PTI के भी कुछ चांस हैं? बिल्कुल जी, देखिए सर, अगर देखा जाए तो जमातें ये 3 ही रहेंगे। अगर आप कहें किसी नई सियासी जमात की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, कोई नया चेहरा आ जाएगा, तो यहाँ पे ये चेंजेस नहीं होंगे। अच्छा। रहेंगे यही लोग, बट इन्हीं में जो है वो कॉम्प्रोमाइज डिवीजन या कुछ ऊपर नीचे चलता रहेगा। बट अगर मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पे देखें
तो प्लैनेट्स के एतबार से पीपीपी जो है इस टाइम पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है यानी आप कंपैरेटिव कह रही हैं कि बिलावल साहब की और पीपल्स पार्टी के सितारे ज़रा बेहतर हैं? बिल्कुल जी, बिलावल साहब के सितारे जो हैं वो बेहतर हैं, और पर मैं ये नहीं कह सकती कि वो जो है वो वजीर आजम बन जाएंगे। नहीं, मैंने भी ये बात नहीं की। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपको इन तमाम रहनुमाओं के देखते हुए बिलावल और पीपल्स पार्टी के सितारे अच्छे लग रहे हैं? बिल्कुल जी, बेहतर हैं बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि साथ ही खान साहब के बारे में भी लोग बड़ा पूछते हैं, पीटीआई के बारे में भी, क्या इस आने वाले साल में उनके लिए भी कोई खैर की खबर है, को बाहर आ सकते हैं या अभी मजीद इंतजार करना पड़ेगा उन्हें? सर इस दफ़ा जो है वो बड़ी अच्छी है प्लानट पोजीशन उनकी, काफ़ी सपोर्टिव, जो उनका जो कह रहे थे ना ख़राब चल रहा है उनका सिचुएशन, अभी जाके जो है उनका जिन लोगों ने बर्थ चार्ट, जो एक्सपर्ट हैं जिन्होंने टेले किया हुआ है या जिन्होंने हैंड रीडिंग भी की हुई है, क्योंकि हमारे पास तो मीडिया के तवज्जुह से ये चीज़ें आ जाती हैं, तो अगर अब देखा जाए तो बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। खास तौर पे मरकरी जो उनका प्लैनेट है, जो निगोशिएशन का प्लैनेट है, अब जो है पहले मैं 2024 से यही कहती आ रही थी कि कोई खुशखबरी मैं आपको अच्छी नहीं दे सकती, लेकिन अब आके जो है वो देखिए, मैं ये कहूँगी कि रिलीज़ का मैं कोई आपको उम्मीद नहीं दे रही, लेकिन रिलीफ या तो दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए, दूसरी कंट्री शिफ्ट कर दिया जाए, इस हवाले से जो है वो काफ़ी हद तक उनके लिए। आपने बड़ा अहम लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि नेगोशिएशन, जी, यानी इसका मतलब है साल एंड हो रहा था तो हुकूमत ने भी ऑफर की, पीटीआई ने भी थोड़ी बहुत हामी भरी, तो आपको लगता है कि इन दोनों के बीच कोई नेगोशिएशन या बातचीत हो सकती है? बिल्कुल सर, अगर डील की तरफ ये चीज़ें आती हैं तो बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट हो जाएंगी। इस दफ़ा जो है मुझे लगता है कि बानी पीटीआई खुद विलिंग होंगे। लास्ट जैसे मैं पहले बड़ा एक यूज़ करती थी कि थोड़ा सा स्टबन नेचर है, लिब्रा से बिलोंग करते हैं, तो लिब्रा जो होते हैं वो ज़रा ज़िद्दी नेचर के होते हैं, बट इस टाइम पे 2026 में मुझे लगता है कि ये एक ही पैनल पे आ जाएंगे और काफ़ी सारी अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती हैं आपको। इस बात का भी कोई इम्कान है कि ये सारी सियासी जमातें इकट्ठी होकर मुल्क को आगे लेके जाएं? सर जिस चीज़ का कभी भी इम्कान नहीं हुआ उस चीज़ की एक्सपेक्टेशन अभी भी हम नहीं कर सकते। अच्छा, नहीं कर सकते। बिल्कुल जी, यहाँ पे मुखालफत रहेगी। ये बताएं कि ओवरऑल 2026 जो है और मैसेज एट लार्ज, जो लोग हमें देख रहे हैं, अवाम जो पाकिस्तान के अवाम है, उनके लिए कैसा रहेगा? क्या इकॉनमी बेहतर होगी? क्या कोई हालात ज़िंदगी बेहतर होंगे? सर डेफिनेटली, क्योंकि देखिए सन का ईयर है तो सन अपनी पूरी एनर्जीज देता है। जब जुपिटर स्ट्रांग होता है, देखिए पाकिस्तान क्योंकि 14 अगस्त बॉर्न है, तो हमारी एक कैलकुलेशन से अगर देखा जाए तो ईयर भी सन का है और वी बिलोंग्स टू लियो। हमारा जो बर्थ चार्ट है उसके हिसाब से हम लियो बनते हैं, तो प्रॉस्पेरिटी आएगी पाकिस्तान के लिए। इकोनॉमी बिल्कुल काफ़ी हद तक जो है वो स्टेबिलिटी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। मुझे तो ये प्रॉस्पेरिटी वाला ईयर लगता है। कंपैरेटिव टू 2025 बहुत अच्छी हमारी ग्रोथ होगी। ख़ास तौर पे दो चीज़ों का मैं इंक्लूड करूँगी। ट्रेडिंग साइड जो है हमारी बड़ी मुझे स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आती है दूसरे ममालिक के साथ। इंटरनेशनली जो हमारे टर्म्स हैं वो बहुत अच्छे जो है। वैसे 2025 में बहुत अच्छे हुए जंग के बाद, तो आपको लगता है कि जो इंटरनेशनली अमेरिका के साथ हमारी कुर्बत हुई, दुनिया भर ने एक्नॉलेज किया पाकिस्तान को, तो वो सिलसिला जारी रहेगा? सर मजीद जो है वो अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। बल्कि मैं तो ये भी कहूँगी कि जो थोड़ा इंडिया साइड्स पे कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं, मुझे लगता है कि वहाँ पे भी जो है वो काफ़ी हद तक हमारी जो है उनके साथ भी जो है अच्छे टर्म्स पे हम आना शुरू हो जाएंगे। एक सबूत भी आ चुका है, जो लोग मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, कि आज आपने देखा ढाका में भी जयशंकर ने स्पीकर अयाज सादिक से हाथ मिलाया। गो कि ये एक ज़ाहिर बात है, एक गैर सरकारी मुलाकात थी, यानी ऑफिशियल मुलाकात नहीं थी, बाज़ाब्ता मुलाकात नहीं थी, तो वहाँ उन्होंने हाथ मिलाया। अल्लाह करे ऐसा हो। अच्छा, इंडिया के हवाले से मैंने सुना है कई लोगों को प्रिडिक्ट करते हुए कि नहीं, इंडिया एक दफ़ा फिर हमला कर सकता है, जंग दोबारा हो सकती है। बिल्कुल सर, अगर देखें तो कॉम्प्लिकेशंस बॉर्डर्स पे रह सकती हैं सर, इंडिया की तरफ से भी, अफगान की तरफ से भी। सिर्फ मैंने कॉम्प्लिकेशंस कहा है, हमले का मैं नहीं कह सकती कि हमला। यहाँ पे ज़रूर कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अगर अल्लाह ना करे हमला होता भी है तो पाकिस्तान इतने ज़्यादा सेफ पैनल में है, इतने अच्छे हमारे प्लैनेट्स हैं कि इस दफ़ा जो है हम कोई 20 राफेल इजीली जो है वो गिरा सकते हैं। यानी अगर पहले 6-8 गिरे हैं तो बिल्कुल इस दफ़ा हमारी पावर जो है, अब इंडिया ने को हमला किया तो पहले तो 8 कह रहे हैं ट्रंप, तो अब हो सकता है डबल हो जाए। बिल्कुल जी, अब डबल हो जाएंगे। हम बहुत अच्छी इंशाल्लाह, हमें उम्मीद भी अपनी फौज से ही उम्मीद है। अच्छा, ये बताएं कि इसके साथ साथ अगर हम ये देखें, मैं अगर आपको 3-4 रहनुमाओं के नाम लूं तो उनके बारे में मुख्तसर कमेंट कर दें। जी जी जी। नवाज शरीफ साहब,
बिल्कुल बैक फुट पे रहेंगे और कहीं प्रोमिनेंट नहीं नजर आते। वो जिस तरह हैं उसी तरह ही बैक स्टेज में। बिल्कुल जी, उसी तरह। शहबाज शरीफ साहब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस उनके लिए बन सकती हैं। 2-3 डेट्स कहूँगी क्योंकि उनका ऊद लेने का जो टाइम था अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन वो अच्छा नहीं था। तो उनके लिए आगे जाके अगर उन्होंने अच्छे डिसीजंस ना लिए, जून जुलाई अप्रैल में जो है उनके लिए सिचुएशंस जो है वो ख़राब होती नज़र आती हैं। उनको जो है अच्छे तरीके से डिसीजंस लेने पड़ेंगे। आसिफ अली जरदारी साहब बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और मज़ीद मुझे लगता है कि 2026 में जो है उनका जो है मज़ीद स्ट्रॉन्ग सितारे उनके, तो उनको कोई हिला नहीं सकता। वो अपनी पोजीशन बरकरार रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चले, चूंकि बिलावल का जिक्र आप पहले कर चुकी हैं, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का अगर देखें तो सेहत के हवाले से अगर मेरा थोड़ा सा मशवरा मान लें, क्योंकि उनका बच्चा मैं टेली कर चुकी, हमारी एक कैलकुलेशन होती है साइंटिफिकली, तो वहाँ से सेहत के हवाले से थोड़ा सा उनको जो है वो रेस्ट करना चाहिए। और एक चीज़ का मैं कहूँगी कि उनके लिए भी जो है बिल्कुल ये 2026 ख़तरे से खाली नहीं है। उनकी पोजीशन के लिए भी 2026 ख़तरे से खाली नहीं है। अंदर से जो है वो इत्तेहाद टूटने के चांसेस भी मुझे दिखते हैं। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समराना शाह साहब, आपने में वक्त दिया। लेकिन अवाम खबर दे गई कि 26 स्टेबिलिटी का साल हो सकता है। 26 इंडिया के हवाले से भी उन्होंने अच्छी खबर दी कि अगर वहाँ से दोबारा को पंगा हुआ तो भरपूर जवाब दिया जाए। बाकी सियासी गुफ्तगू थी, उसमें उनकी जो प्रोडिक्शन थी आपने देखी। बहुत शुक्रिया, आपने हमें आज प्रोग्राम के लिए वक्त दिया समराना साहबा। और आप जो मेरे देखने वाले हैं, आप सबके लिए नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात, नेक दुआएं कि नया साल आप सबके लिए खुशियों का साल। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।